हेलो गाइस, वेलकम टू बैंकिंग ज्ञान चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पीपीएफ के रिगार्डिंग है। पीपीएफ होता क्या है? पीपीएफ का फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पीपीएफ का पूरा चिट्ठा आज के वीडियो में हम खोल के रख देंगे। तो पीपीएफ होता क्या है, काफी लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आज हम इन्हीं सारी बातों पे चर्चा करेंगे। पीपीएफ होता क्या है? पीपीएफ को एक बहुत ही बेहतरीन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत जाना जाता है। तो ये प्रचलित होने का कारण क्या है, इसी बातों आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा। इस पे लोग निवेश करना क्यों ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो जो निवेश हम करते हैं वो मिनिमम कितना अमाउंट करते हैं, मैक्सिमम कितना अमाउंट करते हैं, इस पे लोन फैसिलिटीज है नहीं है, इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, इसको एक्सटेंशन किया जाता है नहीं किया जाता, इसमें टैक्स बेनिफिट मिलती है नहीं मिलती, इसको कौन कौन खुलवा सकते हैं, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले हम लोग जान जाते हैं पीपीएफ। व्हाट इज पीपीएफ? आखिर पीपीएफ है क्या? पीपीएफ मैंने पहले ही बता दिया है कि पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत आज के डेट में बहुत ही फेमस है। क्यों फेमस है? इसका फेमस होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें टैक्स बेनिफिट मिलती हैं, इसका रिटर्न भी काफी अच्छा मिलता है। यही कारण है कि पीपीएफ आज की डेट पे इतना फेमस है। एक तो अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऊपर से टैक्स फ्री रिटर्न, और तीसरी बात रिस्क फ्री, ना इक्विटी या शेयर या डिबेंचर्स के जैसे कोई डर की बात है। तो इसी वजह से पीपीएफ फेमस है। होता क्या है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर कि पीपीएफ में रिटर्न कितना है। तो पीपीएफ में हमारा रिटर्न जो है वो बहुत ही हैंडसम इंटरेस्ट रेट रिटर्न देता है। वो बाकी एफडीओ से काफी बेहतर रिटर्न है, पहली बात। दूसरी बात, ये टैक्स फ्री है। तीसरी बात, ये काफी सेफ साइडेड है। तो इसका इंटरेस्ट रेट है कितना? 7.10% इंटरेस्ट रेट है इसका। तो अब हम लोग आते हैं दूसरा क्वेश्चन। हम लोग पीपीएफ क्या है जान गए, इसका रिटर्न कितना है जान गए। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं हम। इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है पीपीएफ का, वो 500 रुपए से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, और वो भी 500 रुपए हमें पूरे ईयर में देना है। तो मिनिमम अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो मिनिमम हम 500 रुपीज से पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1,50,000 यानी 1.5 लाख रुपए का लाना है। तो आप चाहें तो आप 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो 1.5 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो हुई इसकी बात। तो क्या हमें ये 1.5 लाख रुपए या 500 रुपए या जो भी इन्वेस्टमेंट है, क्या ये सिर्फ हमें साल में एक ही बार करना है या महीने महीने करना है? तो अब हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो इसी के रिगार्डिंग है कि हम जो इन्वेस्ट करेंगे पीपीएफ में वो क्या मंथली करेंगे या ईयरली करेंगे। हम चाहें तो इसमें 12 टाइम्स इन्वेस्ट कर सकते हैं एक साल के अंदर, लेकिन इस पे एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि ये 12 टाइम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब टोटल 12 टाइम्स इन्वेस्टमेंट का जो 12 टाइम इन्वेस्टमेंट का जो टोटल अमाउंट है 1,50,000 से वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो मल्टीपल्स में होना चाहिए 50 के। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, 500 रुपए, 450 रुपए ठीक है, लेकिन 470 रुपए नहीं दे सकते, 520 रुपए नहीं दे सकते। तो हमें जो भी इन्वेस्टमेंट करना होगा वो मल्टीपल्स में होना चाहिए 50 रुपीज का। अब इसके बाद हम जान लेते हैं कि इसका जो मैच्योरिटी है या लॉक इन पीरियड है वो कितने दिनों का होता है। हम कोई भी अकाउंट जब करते हैं तो उसमें कुछ मैच्योरिटी होती है। तो पीपीएफ की जो मैच्योरिटी है वो 15 साल के लिए है। तो अब आप सोचेंगे कि 15 साल के लिए हमारा पैसा तो फंस गया, अब अगर बीच में हमें ज़रूरत पड़ गई तो हम क्या करेंगे। पहली बात तो ये कि ये जो प्लान है पीपीएफ, ये मैंने पहले ही बताया था, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत देखा जाता है, इसीलिए इसी के वजह से पीपीएफ फेमस है।
और यही कारण है कि इसमें इतना बेहतरीन रिटर्न्स भी मिलते हैं और पूरा का पूरा प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और जो मैच्योरिटी अमाउंट है तीनों में एग्जेम्प्ट कैटेगरी में दिया गया है, मतलब उसमें टैक्स फ्री है। तो इसी वजह से ये फेमस है। तो मैच्योरिटी पीरियड 15 साल होना तो लाजमी है इसकी बात, लेकिन इसके बावजूद भी 5 इयर्स का इसमें लॉक इन पीरियड दिया हुआ है। लॉक इन पीरियड मतलब 5 साल तक ताला लग गया है, मतलब 5 साल तक आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 5 साल के बाद अगर आप चाहें तो आप पैसा ले सकते हैं। कैसे? विड्रॉल के रूप में। अगर इमरजेंसी है आफ्टर 5 इयर्स, इमरजेंसी के टाइम पे आप 50% ऑफ द अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो पैसे निकाल सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर 5 साल के बाद अगर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाए, कोई मतलब कोई ऐसी बीमारी हो गई जिससे बचाया नहीं जा सकता या बहुत ही भयंकर बीमारी हो गई, बच्चे का एडुकेशन हो गया, उस केस में भी आप इसका पूरा का पूरा पैसा 100% विड्रॉवल कर सकते हैं। तो 5 साल तो आपको पैसे रखने ही रखने हैं, मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है, लेकिन इन केस अगर कोई मिस हैपनिंग हो गई, कोई इमरजेंसी आ गया 5 साल के बाद, तो आप 50% पैसा आप विड्रॉ कर लें। अगर उससे भी कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गई फैमिली मेंबर्स में या चाइल्ड का एडुकेशन के लिए आपको जरूरत पड़ गया, तो आप चाहें तो इसे प्री मैच्योर क्लोजर करा के 100% अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो रही हमारी मैच्योरिटी एंड लॉक इन पीरियड की बात। अब हम लोग जानते हैं कि क्या हम इसमें मैच्योरिटी के पहले विड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी जो है 5 साल कंप्लीट होने के बाद से ही स्टार्ट हो जाती है। कैसे विड्रॉ कर सकते हैं वो मैंने पहले ही बता दिया, लॉक इन पीरियड के माध्यम से आपको पता ही चल गया होगा कि 5 साल के बाद आप इमरजेंसी और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के लिए आप पैसा निकाल सकते हैं। तो हाँ, हम इसमें विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि हम लोग पहले ही अपने टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमारा जो है इसके बाद इसमें लोन लेना पॉसिबल है पीपीएफ में। जैसे हम एफडी अगर करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, हमें अर्जेंट 2 साल के लिए एफडी कर दिया या 5 साल के लिए एफडी कर दिया, अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई इन बिटवीन, तो हम क्या करते हैं, एफडी के अगेंस्ट हम लोग एक लोन ले लेते हैं। तो क्या पीपीएफ के केस में ऐसा चीज पॉसिबल है? चलिए जानते हैं। हाँ, ऐसा चीज पॉसिबल है, पीपीएफ के केस में भी ये पॉसिबल है, लेकिन जो लोन हम लेंगे वो तीसरे और छठे फाइनेंशियल ईयर के बीच में लेंगे, मींस 3rd फाइनेंशियल ईयर और 6th फाइनेंशियल ईयर तक, मतलब 3rd फाइनेंशियल ईयर से लेके 6th फाइनेंशियल ईयर तक ही हम लोन ले सकते हैं। और जो भी लोन लेंगे 3rd ईयर में, हम जो लोन लेंगे वो होगा कितना, 25%। फॉर एग्जाम्पल 2nd ईयर तक हमारा जितना भी अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, पहले साल में मैंने 1 लाख रुपए जमा किया, दूसरे साल में भी मैंने 1 लाख रुपए जमा किया, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 2 लाख। तो 2 लाख का 25% ही 3rd ईयर में मैं विड्रॉ कर सकूंगा। तो 2 लाख का 25% कितना हो गया, 50,000। तो सिर्फ 50,000 रुपए ही मैं लोन के तौर पे ले सकता हूं मैं। तो 3rd ईयर में हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी पैसे जमा हुए हैं उसके पहले वाले साल तक, यानी उस दूसरे साल तक जितने भी पैसे जमा हुए हैं उसका सिर्फ 25% अमाउंट ही हम लोन ले सकते हैं। अगर 2 साल तक हमारे 2 लाख रुपए जमा हुए हैं तो उसका 25% यानी 50,000 रुपए जमा ले सकते हैं हम लोन। अगर 2 साल तक 10 लाख रुपए जमा हुए हैं तो 2.5 लाख रुपए हम लोन ले सकते हैं 3rd ईयर में। और ये जो लोन हम लेंगे उसका इंटरेस्ट कितना बनेगा, जितना पीपीएफ का इंटरेस्ट था उसके साथ 2% एक्स्ट्रा हमें चुकाना देना पड़ेगा, बैंक को पे करना पड़ेगा। यही हमारा लोन का इंटरेस्ट है पीपीएफ के केस में। और पीपीएफ में 6th ईयर ऑनवर्ड, आफ्टर 6th ईयर मीन 7th ईयर ऑनवर्ड पार्शियल विड्रॉवल की फैसिलिटीज भी परमिटेड है। लेकिन वो कैसे है नहीं है वो बातें हम लोग दूसरे वीडियो में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन है जिसे अच्छे से डिस्कस जो इस वीडियो में नहीं की जा सकती। बस इतना जान लीजिए कि 7th ईयर ऑनवर्ड्स हम इसमें पार्शियल विड्रॉवल की फैसिलिटीज भी अवेल कर सकते हैं पीपीएफ में। तो अब तक हम लोग काफी चीजें जान गए हैं पीपीएफ के बारे में। पीपीएफ होता क्या है, पीपीएफ में रिटर्न कितने हैं, पीपीएफ की मैच्योरिटी कितनी होती है, पीपीएफ का लॉक इन पीरियड
लोन फैसिलिटी, इतनी सारी चीजें हम जान गए। लोन इंटरेस्ट कितना होता है, इसके बाद क्या मैच्योरिटी पीरियड के बाद भी हम पीपीएफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। सपोज पकड़ लीजिए 15 साल का होता है पीपीएफ, मैं चाहता हूँ अभी मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है आफ्टर 15 ईयर्स, मैं चाहता हूँ और एक्सटेंड हो जाए, तो कब तक हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं? हाँ, इसे एक्सटेंड किया जा सकता है 5 साल तक। 5 साल के ब्लॉक में, नॉट 5 साल तक, 5 साल के ब्लॉक में हम जितनी बार चाहें इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। हम एक बार किए 5 साल, पकड़ लीजिए 15 ईयर्स कंप्लीट हुआ, हम बोले बैंक में गए, आप 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दीजिए, फिर गए बैंक में, फिर बोले फिर 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दीजिए, तो ये हम कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक चाहें। तो ये हो गई हमारी एक्सटेंशन की बात। अब हम लोग चलिए डिस्कस कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट्स। पीपीएफ फेमस ही है एक तो रिटर्न की वजह से और दूसरा है टैक्स बेनिफिट्स के लिए। तो आखिर क्या टैक्स बेनिफिट्स मिलती है हमको इसमें? जितने भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं पीपीएफ में, वो सारी की सारी क्या सच में टैक्स एग्जेम्प्टेड है? नहीं, ये गलतफहमी है लोगों की सारे की सारी अमाउंट टैक्स फ्री या सारी की सारी अमाउंट हम टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं। हम चाहें तो पीपीएफ में कितना भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो टैक्स बेनिफिट मिलती है पीपीएफ में वो सिर्फ और सिर्फ 1,50,000 तक ही मिलती है। इसी वजह से लोग ज्यादातर 1,50,000 से ज्यादा पीपीएफ में डिपॉजिट ही नहीं करते हैं ईच ईयर। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इससे ज्यादा का अमाउंट अगर मैं डिपॉजिट करूंगा तो उसका मुझे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी वजह से लोग 1,50,000 ही एवरी फाइनेंशियल ईयर वो डिपॉजिट करते हैं। तो हम जान गए, तो यहाँ पे जो टैक्स बेनिफिट हम लोगों को मिलेगी वो 1,50,000 की ही मिलेगी हमें ईच ईयर, जो अंडर सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स में पड़ता है। जब हम इनकम टैक्स फाइलिंग करते हैं तो अंडर सेक्शन 80C में वो 1,50,000 पीपीएफ का अमाउंट प्लस हो जाता है अगर हम पीपीएफ में इन्वेस्ट किए होंगे तो। और ये जो हमारा जो अमाउंट है 1,50,000, ये अमाउंट सिर्फ प्रिंसिपल नहीं, इस पे जो हम इंटरेस्ट गेन कर रहे हैं वो भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, उस पे भी कोई टैक्स नहीं लगती है। और जो हमारा मैच्योरिटी अमाउंट आएगा उस पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आएगा, और वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे भी हमारा टैक्स फ्री रहता है। तो इसी वजह से लोग पीपीएफ को काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं पीपीएफ में एक और बहुत ही खास बात है, इसमें एक पॉइंट है लीगल इम्यूनिटी कह के। ये पॉइंट काफी लोग नहीं जानते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है पीपीएफ में। इस वजह से भी लोग पीपीएफ को ज्यादा प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई के ऊपर कोई कोर्ट केस हो जाए, आपको किसी को फाइन, कोर्ट ने कहा कि आपको फाइन के तौर पे इतना अमाउंट आपको भरना है, या आपको किसी बंदे को कंपनसेशन देना है जिसके वजह से आपके पास उतना अमाउंट है नहीं, आपका घर वो ले रहे हैं, गाड़ी ले सकते हैं, आपका हर एक चीज कोर्ट कब्जा कर सकती है, लेकिन पीपीएफ अकाउंट को वो टच भी नहीं कर सकती है। ये बहुत बड़ी खासियत दी गई है पीपीएफ में कि पीपीएफ अकाउंट को टच नहीं किया जा सकता, चाहे आपका पूरा प्रॉपर्टी कोर्ट ले ले, पूरे जायदाद कोर्ट ले ले, लेकिन पीपीएफ अकाउंट को टच नहीं कर सकती। क्यों नहीं टच कर सकती? क्योंकि पीपीएफ अकाउंट को कोर्ट कंसीडर करता है एज कि ये पैसा जो है आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए रख रहे हैं, इस वजह से इस पे हाथ नहीं देती है। ये कंसेप्ट माना जाता है, तो ये बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है लीगल इम्यूनिटी का। तो ये तो हो गई इतनी सारी बातें, लेकिन सपोज पकड़ लीजिए अगर हम पैसे डिपॉजिट करना भूल गए किसी पर्टिकुलर ईयर, तब क्या होगा पीपीएफ में? ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों को स्ट्राइक कर रहा होगा। हम लोगों ने तो बात कर ली पीपीएफ होता क्या है, इसमें रिटर्न कितना है, मैच्योरिटी कितनी है, लॉक इन पीरियड क्या है, लोन ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, एक्सटेंड करा सकते हैं नहीं करा सकते हैं, ठीक है, लीगल इम्यूनिटी की भी बात कर ली, टैक्स बेनिफिट की भी बात कर ली। लेकिन इन केस कुछ ऐसी बात हो गई, मेरे पास एक पर्टिकुलर ईयर में पैसे जमा कराना ही भूल गया मैं, उस केस में क्या होगा? क्या हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा? ऐसी क्या कोई बात होगी, या अकाउंट हम अब दोबारा नहीं चला सकते? ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उस साल के लिए
बैंक हमें इंटरेस्ट पे नहीं करेगी। जिस साल हम डिपॉजिट नहीं कराएंगे उस साल के लिए अब बैंक हमें इंटरेस्ट पे नहीं करेगी। और इन केस फॉर एग्जांपल मैं 2 साल भूल गया पैसे जमा करने, तो 2 साल, तीसरे साल जब मैं बैंक में जाऊंगा तो अगर एक्टिव करवाना है मेरे को कॉपी अपना पीपीएफ अकाउंट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि इसकी मिनिमम अमाउंट जो है कितना है, 500 है। तो 2 साल मैंने पैसे नहीं दिए थे, 500 पहले साल का, दूसरे साल का भी 500 प्लस ईच ईयर का पेनल्टी भी हमें देना होगा। और पेनल्टी अमाउंट कितना है, 50 रुपीज। तो 500 रुपए प्लस 50 रुपए, 500 रुपए प्लस 50 रुपए, तो 2 ईयर के हमारे कितने हो गए। 2 ईयर मैंने अगर नहीं दिया तो 2 ईयर के कितने हो गए, 1100 रुपए। 1100 रुपए हमें देना पड़ेगा, तभी हमारा अकाउंट चालू होगा। अब प्लस इस साल के पैसे, पिछले दोनों साल के 1100 रुपए प्लस इस साल के 500 रुपए, तो टोटल 1600 रुपए मुझे पे करने पड़ेंगे अगर मुझे अकाउंट को एक्टिवेट कराना है दोबारा से। तो ये सारी बातें तो हम लोगों ने जान ली। तो अब चलिए बात कर लेते हैं पीपीएफ अकाउंट कौन कौन खोल सकते हैं। क्या ये हर बंदा खोल सकता है, ये जॉइंटली खोला जा सकता है, क्या एनआरआई भी से खोल सकते हैं, क्या बच्चे भी से खोल सकते हैं। तो चलिए हम इस बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, इसे हर बंदा खोल सकता है, हर इंडिविजुअल पीपीएफ अकाउंट को खोल सकता है, लेकिन इसमें एक लेकिन छिपा हुआ है। हर बंदा सिर्फ एक ही अकाउंट खोल सकता है। ऐसा नहीं कि मैं चाहूं तो 3 पीपीएफ अकाउंट खोल लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक बंदे का एक अकाउंट, पीपीएफ का सिंपल रूल है, एक बंदा एक अकाउंट। और हाँ, इसमें कोई भी जॉइंटली परमिटेड नहीं है, एनआरआई भी इसमें परमिटेड नहीं है, वो भी नहीं खोल सकते हैं। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी इससे नहीं खोल सकती है। ना कोई कंपनी से खोल सकती है, ना कोई प्रोप्राइटर इसे खोल सकता है, सिर्फ इंडिविजुअल ही इससे ओपन कर सकता है। और माइनर भी इसे ओपन कर सकता है, लेकिन माइनर जब ओपन करेगा वो अंडर गार्जियनशिप होगा। और जो अमाउंट डिपॉजिट की जाएगी, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, 1,50,000 जो अमाउंट डिपॉजिट की जाएगी वो उसे माइनर और गार्जियन दोनों को मिक्स क्लब करके 1,50,000 का लिमिट होगा। ऐसा नहीं है कि मैं माइनर को जोड़ के डाल दिया, माइनर का एक अकाउंट खोला अब मेरे सन के नाम से, 1,50,000 उसके अकाउंट में डाल दिया, अपना अकाउंट खोला उसमें 1,50,000 अकाउंट डाल दिया, तो मैं 3 लाख का बेनिफिट उठा लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो काफ़ी लोग ऐसा भी सोचते हैं कि चलो अपने बच्चे के नाम से 1.5 लाख रुपए डाल दूंगा मैं माइनर के केस में, और खुद के अकाउंट में भी 1.5 लाख डाल दूंगा, तो मैं टोटल 3 लाख का बेनिफिट ले लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अगर बच्चे के केस में डालेंगे तो आपको वहाँ पे स्प्लिट करके दिखाना पड़ेगा। पहली बात, यहाँ 50,000 रुपये बच्चे का, 1 लाख रुपये मेरा, तो उसके बाद बच गया कितना। अगर 50,000 बच्चे का हुआ, 1 लाख आपका, तो बच गया कितना आपका, 50,000। तो 50,000 ही आप अवेल कर सकते हैं अपना, अगर पर्सनल अकाउंट आप है तो उसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि 1 लाख आप माइनर के साथ ही, माइनर अंडर गार्जियनशिप में जो पीपीएफ खुला है उसमें ही आप शो कर चुके हैं अंडर सेक्शन 80C के तहत। इस वजह से आपको खुद के पीपीएफ अकाउंट में ओनली 50,000 की टैक्स रिबेट मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये सारी बातें तो हम लोग जान गए कि पीपीएफ होता क्या है, रिटर्न कितने हैं, लोन ले सकते हैं नहीं ले सकते, खोल कौन सकता है, खुल कहाँ सकता है, कहाँ पे हम पीपीएफ अकाउंट खोलेंगे, ये तो हम लोगों ने डिस्कस ही नहीं किया। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं पीपीएफ अकाउंट हम कहाँ खोलेंगे। पीपीएफ अकाउंट हम नेशनलाइज्ड बैंक में खोल सकते हैं, प्राइवेट बैंक में खोल सकते हैं, और इवन पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, हर नेशनलाइज्ड बैंक इसे नहीं खोलते हैं। बड़े बड़े नेशनलाइज्ड बैंक ही इसे खोलते हैं। मीन्स खोलते तो हर नेशनलाइज्ड बैंक है, लेकिन ब्रांचेस की मैं बात कर रहा हूँ, हर ब्रांचेस में आपको हो सकता है पीपीएफ अकाउंट की फैसिलिटी ना मिले। तो आप काइंडली पूछ लें उनसे, जिस भी ब्रांच में आप जा रहे हैं, कि आपके किस ब्रांच में मुझे पीपीएफ अकाउंट की फैसिलिटी मिलेगी। आप वहाँ जाके इजीली आप खुलवा सकते हो, और पोस्ट ऑफिस तो बेस्ट ऑप्शन है। और जब हम अकाउंट खुलवाएंगे तो हम कैसे खुलवाएंगे, तो हम कैश डिपॉजिट करेंगे, या चेक दे देंगे, या ऑनलाइन में ट्रांसफर कर देंगे, या डीडी दे देंगे, या क्या करेंगे हम, इसे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जैसे मर्जी खुलवा सकते हैं। आप चाहें तो इस पर चेक भी दे सकते हैं, चाहे तो इस पे कैश भी दे सकते हैं, चाहे तो इस पे ऑनलाइन फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं,
लेकिन ये सारी चीजें सेविंग बैंक अकाउंट के थ्रू ही होनी चाहिए। अगर आप ऑनलाइन फंड ट्रांसफर अपने करंट अकाउंट से कर रहे हैं नहीं चलेगा। अगर आप चेक करंट अकाउंट का दे रहे हैं नहीं चलेगा। जॉइंट अकाउंट का दे रहे हैं नहीं चलेगा। आपको ये सारी चीजें अपने इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट से ही करना पड़ेगा। तो ये तो हम जान गए कि ये खुलता कहाँ है, लेकिन जब हम लोग खोलने जाएंगे तो इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। हम जब इस पीपीएफ अकाउंट को खोलने जाएंगे तो हमें अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जानी पड़ेगी। नॉर्मली कोई भी अकाउंट हम लोग जब खोलने जाते हैं तो इसके लिए 3 चीज़ें हम लोगों को मैंडेटरी मानी जाती है। एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ और फोटोग्राफ। तो आईडी प्रूफ के लिए हम पैन कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, वोटर आईडी का यूज़ कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस का यूज़ कर सकते हैं, पासपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ 2 पासपोर्ट साइज रीसेंट फोटोग्राफ्स। ऐसा नहीं हो कि आप बचपन का फोटोग्राफ या कम से कम आज से 10 साल पहले या 5 साल 8 साल पहले का फोटोग्राफ लेके जाएं और बोले मेरा पीपीएफ खोल दीजिए, ये एक्सेप्टेड नहीं है। तो ऐसा ना करें, आप रीसेंट फोटोग्राफ्स ही लेके जाएं। इसके अलावा इन केस आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म 60 या 61 फिल करके आपको फॉर्म के साथ देना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है इन केस पैन कार्ड आपके पास नहीं है। तो अगर है तो कोई बात ही नहीं है, फॉर्म 60-61 की बात ही नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग जान गए, पीपीएफ का पूरा चिट्ठा हम लोग जान गए। तो ये जो पीपीएफ है ये इन्वेस्ट किन करना चाहिए, इन लोगों को पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोगों के दिमाग में ये सवाल खटक रहा होगा। तो टैक्स पेयर्स जो हैं वो पीपीएफ की ओर जा सकते हैं अगर चाहें तो इन्वेस्ट करना। जो सेफ इन्वेस्टर हैं, अपने आप को बिना इक्विटी में नहीं जाना चाहते हैं, कमोडिटीज़ में नहीं जाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स में नहीं जाना चाहते हैं, शेयर में नहीं जाना चाहते हैं, उसके लिए भी एसआईपी में नहीं जाना चाहते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा विकल्प है सेफ इन्वेस्टर। इनकी हैबिट नहीं है पैसे जमा करने की। जो सोच रहे हैं कि मैं पैसा कुछ जोड़ूं धीरे धीरे, एफडी नहीं करने का आप सोच रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं पैसा जमा करने के लिए लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि इस पे आप एक डिसिप्लिन में आ जाते हैं, क्योंकि ईच ये लॉन्ग टर्म है। 500 रुपये, 1000 रुपये, मिनिमम 500 रुपये है, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए है। तो ये आपको एक हैबिट या एक डिसिप्लिन डेवलप कर देती है इन्वेस्ट करने की। तो इसके लिए भी ये बहुत अच्छा विकल्प माना जाता है। उन लोगों को जिनका हैबिट नहीं है उनके लिए भी मैं बोलूँगा कि आप पीपीएफ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक बहुत ही बेस्ट बात जो कई लोग नहीं जानते हैं, पीपीएफ में अगर हम चाहें तो हम पीपीएफ में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं एक थोड़ी सी टेक्निक अप्लाई करके हम ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं। बशर्ते वो टेक्निक क्या है, हमें एक डेट को फॉलो करना पड़ेगा। हर मंथ के 1 से लेके 5 तारीख के बीच में अगर हम डिपॉजिट कराते हैं अमाउंट तो हमें उस मंथ का भी इंटरेस्ट एड अप होके मिलता है इन्वेस्टेड अमाउंट में। तो अगर हम इन्वेस्ट 1 से 5 के बीच में कराएं किसी भी मंथ में तो हमें उस मंथ का बेनिफिट मिलेगा इंटरेस्ट का। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और ये काफ़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है जब 15 इयर्स की बात आती है। तो ये एक महीना बहुत मैटर करता है। अगर आप मंथली इन्वेस्ट करने वाले बंदे हैं, आप 1 ईयर में आपको 12 इंस्टॉलमेंट्स लगती हैं और अराउंड 15 इयर्स में आपके 180 इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो आप सोच लो अगर आप 5 के बाद कर रहे हो 6 या 7 तारीख को इन्वेस्ट या डिपॉजिट अमाउंट, तो हर मंथ आपका इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है। तो आप सोच लो आप कितना लॉस कर रहे होगे। 180 मंथ्स आपको देने हैं, बाकी आप बेहतर कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। कोशिश करें कि 1 से 5 के बीच में ही इसमें इन्वेस्ट करें ताकि आप इसका इंटरेस्ट बेनिफिट और अच्छे से उठा सकें। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। पीपीएफ के रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के तहत। तो शुरू करें इन्वेस्टमेंट पीपीएफ में और अपना एक डिसिप्लिन बनाएं ताकि आप और
फर्दर इन्वेस्ट कर सकें। इस तरह की और भी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग वीडियोस मेरे चैनल में आती रहेंगी, बने रहें मेरे साथ। अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो तुरंत कर दें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले और आप इसका फायदा उठा सकें। आज मैंने पीपीएफ के बारे में डिस्कस किया है। फर्दर और भी बहुत सारी डिस्कशंस इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग मेरे चैनल्स में आती रहेंगी, बैंकिंग के रिगार्डिंग मेरे चैनल्स में आती रहेंगी। फाइनेंशियल ग्रोथ हम अपना कैसे करें, टीडीएस कैसे करें, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, एलआईसी पॉलिसीज, शेयर, इक्विटी, स्टॉक्स, ये सारी बातें मैं अपने चैनल में डिस्कस करता रहूँगा, तो बने रहें मेरे साथ। और बैंकिंग ज्ञान को जितना ज़्यादा हो अपने लोगों में फॉरवर्ड करें ताकि वो लोग भी इस स्कीम्स का और इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।